हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं वितान पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जो कि कक्षा 11वीं के लिए है। इसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व ने लता मंगेशकर की बचपन से ही गीत गाने की जो उनमें प्रवृत्ति थी, किस प्रकार से वह सुर, ताल और लय को लेकर लोगों को अपने गीतों की तरफ आकर्षित कर लेती थी, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया है कि लता मंगेशकर की जोड़ बिल्कुल इस भारतीय गायिकाओं में कहीं पर है ही नहीं। लता मंगेशकर के गीतों को किस प्रकार से उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इस पूरे पाठ में हमने यह देखा है। हमारा पाठ आगे हम इसमें पढ़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुण रस विशेष प्रभावशाली रीति से व्यक्त हैं। जो उनकी रचनाएं हैं, उनके जो गीत हैं लता मंगेशकर के, उसमें सबसे ज़्यादा करुण का अर्थ होता है शोक या दुख से भरे हुए गीत बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हैं। पर मुझे खुद पर बात नहीं पड़ती कि मुझे खुद को यह समझ में नहीं आता। अपना मत है कि लता ने करुण रस के साथ उतना न्याय नहीं किया, बजाय इसके मुग्ध श्रृंगार भी अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या धृत लय के गाने लता ने बड़ी उत्कटता से गाए हैं। लेखक कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं मानता कि लता मंगेशकर के करुण रस के गाने या करुण रस के गीत ही सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं, क्योंकि मेरे अंदाज से तो उन्होंने करुण रस को इतना महत्व न देकर मुक्त श्रृंगार, मतलब जो अंदर ही अंदर मन ही मन में प्रज्वलित होने वाला प्रेम जो होता है, मुक्त श्रृंगार होता है, उसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है और वही उनके गीतों में ज़्यादा उभर कर सामने आता है। मेरी दृष्टि से उनके गायन में एक और कमी है, यद्यपि यह कहना कठिन होगा कि इससे लता का दोष कितना है। इसमें जो लता का दोष कितना है, मैं एक कमी को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। उसमें लता की कितनी गलती है, कितना दोष है, ये मैं नहीं जानता, और संगीत दिग्दर्शकों का दोष कितना है। लता का गाना सामान्यतः ऊंची पट्टी में रहता है। गाने में संगीत दिग्दर्शक उसे अधिकाधिक ऊंची पट्टी के गवाते हैं और उसे अकारक ही चिलवाते हैं। मतलब उनका कहना है लेखक का कि जो संगीतकार होते हैं, जो संगीत उनको गाने के लिए बोलते हैं, वह वैसे बिना कारण के लता मंगेशकर से ऊंचे स्वर वाले गीत गाने को बोलता है और वह बेकार में उसको चिल्ला कर गाने के लिए विवश करते हैं। एक प्रश्न उपस्थित किया जाता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। मेरे मत से यह प्रश्न खुद ही प्रयोजनहीन है। उनका कारण यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना हो ही नहीं सकती। शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत दोनों अलग अलग श्रेणियों के हैं। लेखक के अनुसार उन दोनों के अंदर तुलना हम कर नहीं सकते। जहाँ गंभीरता शास्त्रीय संगीत का स्थायी भाव है, वहीं जल दलय और चपलता चित्रपट का संगीत का मुख्य गुणधर्म है। उसी प्रकार से लेखक कहते हैं कि चित्रपट संगीत का ताल प्रारंभिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने परिष्कृत रूप को पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का प्रयोग किया जाता है, उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती हैं। चित्रपट संगीत की जो लयकारी होती हैं बहुत ही अलग होती हैं, परंतु शास्त्रीय संगीत की लयकारी उससे और भी अलग होती हैं, आसान होती है, या यहाँ गीत और आघात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। सुलभता और लोच को अग्र स्थान दिया जाता है। तथापि चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की उत्तम जानकारी होनी आवश्यक है और वह लता के पास निसंशय है। तीनों 3.5 मिनट में गाए हुए हैं। उनका कहना है कि जो चित्रपट संगीत है और जो शास्त्रीय संगीत है, दोनों ही 3-3 मिनट में गाए हुए हैं और तीनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर पाया जाता है। चित्रपट संगीत में ज़्यादा भावनाओं को महत्व नहीं दिया जाता, शास्त्रीय संगीत में भावनाओं को महत्व दिया जाता है। और जब हमें चित्रपट संगीत करना है तो हमें शास्त्रीय संगीत का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार से आगे हम इस पाठ को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।